वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बीए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया होगी। यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री मतलब कि राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे। कहाँ का? साउथ इतिहास, यानी साउथ इंडिया का इतिहास। ठीक है। दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास हम लोग पढ़ेंगे 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक का जो समय काल रहा है, उस बीच में दक्षिण भारत में कौन कौन से शासक हुए हैं और कौन कौन से एक प्रकार से साम्राज्य हुए हैं, उन साम्राज्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। उनसे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। यानी कि ये न्यू मॉडल पेपर होगा 2024 की परीक्षाओं के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है, एक प्रकार से जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। सभी विश्वविद्यालयों में यही पैटर्न है और अब की बार ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होने वाली है। कुछ विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं लिखित होगी, तो लिखित मॉडल पेपर भी जल्द ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बाकी विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं। तो टॉप 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा मैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और उन्हीं प्रश्नों को इसमें मैंने शामिल किया है जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर अब की बार आ सकते हैं। ठीक है, 2024-25 की परीक्षाओं में। ठीक है, चले। पहला प्रश्न है, रामायण के किष्किंधा कांड में किस राज्य का उल्लेख मिलता है? और भी कई मॉडल पेपर हमारे समक्ष आएंगे, मतलब कि आपके समक्ष मैं दूंगा, और भी मॉडल पेपर दूंगा। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत हमारी खराब है। ठीक है, दवा चल रही है, जल्द ही मैं स्वस्थ होऊंगा और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। प्रश्न बताए, रामायण के किष्किंधा कांड में किस राज्य का उल्लेख मिलता है इनमें से? तो पांड्य राज्य का उल्लेख मिलता है किष्किंधा कांड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो किष्किंधा था वो कर्नाटक हम्पी के आसपास जो है ये नगरी पड़ती थी उस समय। मतलब जो आज का किष्किंधा, मतलब कब उस समय का किष्किंधा था रामायण काल में, वो कर्नाटक के हम्पी के आसपास का एरिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार किसने किया? दक्षिण में आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार जो किया था वो अगस्त मुनि ने या अगस्त ऋषि ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत में अनेक जनपदों, पर्वतों, नदियों, वनों आदि का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? दक्षिण भारत के जो अनेक जनपद हैं, पर्वत है, नदी है, वन है, इन सभी का उल्लेख जो है इन चारों में से किस ग्रंथ में मिलता है? रामायण जो कि महर्षि वाल्मीकि की रचना है, महाभारत जो कि महर्षि वेदव्यास की रचना है, इंडिका जो मेगस्थनीज एक यात्री था, विदेशी था, उसके द्वारा लिखी गई है, अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। बताएं। तो दक्षिण भारत में जो जनपद, पर्वत और नदियां, वन, ये सभी का वर्णन जो मिलता है वो इनमें से महाभारत का में मिलता है, महाभारत ग्रंथ में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया महाभारत। अगला प्रश्न है, सुदूर दक्षिण के तमिल साहित्य तथा संस्कृति पर प्रकाश डालने वाली प्राचीनतम रचना कौन सी है? तो सभी को पता होगा प्राचीनतम रचना कौन सी? संगम साहित्य। 3 संगम साहित्य आयोजित किए गए थे, जिनमें प्रथम संगम साहित्य का एक सबसे पुरानी रचना जो मानी जाती तमिल साहित्य की, वो मानी जाती तोलकाप्पियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आगे बढ़ते हैं, तो संगम साहित्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगम साहित्य को समय समय पर आयोजन किया जाता था। तमिल भाषा में संगम साहित्य मिलता है। चेर, पांड्य और चोल शासकों के एक प्रकार से समन्वय से ये संगम आयोजित किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के अध्ययन से या अध्ययन के स्रोत के रूप में अंधयुग कहा जाता था किसको, किस समय के? तो 3री शताब्दी से लेकर के 6ठी शताब्दी जो समय है उसको दक्षिण भारत के अध्ययन में एक प्रकार से अंधयुग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में निम्नलिखित हैं, बताएं। तो दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव, ये तीनों दक्षिण भारत के ही राजवंशों में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी। आगे देखिएगा, विक्रमांक देवचरित की रचना निम्न है। विक्रमांक देवचरित एक रचना है जो कि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी देती है। विक्रमांक देवचरित वैसे तो लिखा है बिल्हड़ कवि है, बिल्हड़ कवि कश्मीर के निवासी, कश्मीर में पैदा हुए थे, कश्मीर के कवि हैं। ठीक है, कश्मीरी कवि हैं बिल्हड़, उन्होंने लिखा है विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित बेसिकली इसमें उसको लिखा था बिल्हड़ ने। विक्रमादित्य षष्ठ या षष्टम जो चालुक्य वंश के शासक थे, ठीक है, उन्हीं के बारे में लिखा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, 1076 से लेकर के 1127 ईस्वी तक का जो समय रहा है ये विक्रमादित्य षष्ठ का समय रहा और बड़े ही फेमस शासक हुए हैं।
दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के शासक है। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन चरित और उसकी घटनाओं पर प्रकाश किस ग्रंथ में मिलता है? तो विक्रमांक चरित, जो कि बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। अगला प्रश्न है, बिलास प्रहसन, ये किसकी रचना है? तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है ये पल्लव शासक हैं। 7वीं शताब्दी में ये रचना लिखते हैं, मत बिलास प्रहसन नाम की। एक संस्कृत भाषा में लिखा गया एक नाटक है ये, मत बिलास प्रहसन, ठीक है। और आपको बता दूं ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कपालिकों तथा बौद्ध भिक्षुओं के कारण उत्पन्न सामाजिक स्थिति का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है भैया? मत बिलास प्रहसन में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पुलिस तथा न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार किस दक्षिण भारतीय स्रोत के अंतर्गत थे? बताएं। कपालिकों, प्रश्न क्या है, पुलिस तथा न्याय प्रशासन में जो व्याप्त भ्रष्टाचार थे वो किस दक्षिण भारतीय स्रोत में मिलते हैं? मत बिलास प्रहसन में ही मिलता है, ठीक है, जो कि महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखी गई पल्लव शासक है ये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नंदी वर्मन तृतीय के जीवन वृत्त और उपलब्धियों पर प्रकाशित करने वाले ग्रंथ निम्न में से कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नंदी वर्मन तृतीय के जीवन वृत्त और उपलब्धियों पर प्रकाशित करने वाले जो ग्रंथ है निम्न में से कौन है? तो है नंदी कलब्बम, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिल भाषा का ये ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। नंदी वर्मन तृतीय की अगर बात करें तो नंदी वर्मन तृतीय जो हैं ये दंती वर्मन के पुत्र थे, ठीक है। पल्लव शासक है दंती वर्मन, उन्हीं का पुत्र था नंदी वर्मन तृतीय, जो कि बड़ा फेमस शासक हुआ पल्लव नरेश में। और आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है ये पल्लव में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। चले जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन संगम काल में नहीं हुआ था? किसका उत्पादन संगम काल में नहीं हुआ था? चावल, गेहूं, हल्दी या गन्ना, बताएं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया? संगम काल में ये किसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी? गेहूं की उत्पत्ति नहीं हुई थी संगम काल में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गन्ना, चावल और इन सभी की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर गन्ना कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में सर्वप्रथम गन्ना उत्पादन का श्रेय किसे जाता है? तो दक्षिण में सर्वप्रथम गन्ना उत्पादन का जो श्रेय जाता है वो गैमन को जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस फल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है? बताएं। निम्नलिखित में से किस फल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है? आंवला का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, संगम काल में सर्वाधिक मांग होती थी। संगम काल में सर्वाधिक मांग होती थी किसकी? सूती कपड़े की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नगर संगम काल में अच्छे वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे? बताएं। निम्नलिखित में से कौन से नगर संगम काल में अच्छे वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो था उरैयूर और मदुरई दोनों। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। संगम काल में शहरी केंद्रों की स्थापना के मुख्य कारण क्या थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। संगम काल में शहरी केंद्रों की स्थापना के कई कारण थे। एक तो रोम के साथ व्यापार पहला, दूसरा लौह प्रौद्योगिकी एवं विकसित सिंचाई व्यवस्था के कारण अधिशेष उत्पादन, और दस्तकारी विशेषज्ञता। इन तीनों कारणों को आप रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी कारण। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पांड्य देश के अधिकार वाला कौन सा क्षेत्र मोतियों के लिए प्रसिद्ध था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पांड्य देश के अधिकार वाला कौन सा क्षेत्र मोतियों के लिए प्रसिद्ध था? मन्नार की खाड़ी मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी तथा प्लिनी के विवरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मोतियों के लिए प्रसिद्ध था? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कोलक्कई यानी कि कोलची, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, तमिल प्रदेश में स्थित किस वंश के शासक ने 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी नरेश आगस्टस के साथ या उसके पास एथेंस में अपना राजदूत भेजा था? तो किसने भेजा था? किस तमिल प्रदेश के किस वंश के शासकों ने भेजा था 20वीं शताब्दी में यूनानी नरेश आगस्टस के पास एथेंस में अपना राजदूत? तो पांड्य शासकों ने भेजा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखिएगा, तमिल प्रदेश में विदेशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कौन सही वस्तु नहीं थी, बताएं। तो तमिल प्रदेश से विदेशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कौन सही वस्तु नहीं थी, तो था अच्छी नस्ल के घोड़े। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी और चीजें हुआ करती थी। अगला प्रश्न, तमिल प्रदेशों में विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं में शामिल नहीं था मसाले। मसाले नहीं आयात किए जाते थे, बाकी सारी चीजें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। प्रश्न है, कन्नड़ भाषा के कवि पोन्ना। अच्छा, कन्नड़ भाषा के मुख्य रूप से 3 कवि हुए हैं, ठीक है। उन 3 कवियों के बारे में अगर बताऊं तो उन्हीं 3 कवियों में त्रिरत्न कहे जाते हैं उन कवियों को, ठीक है। त्रिरत्न में किसका किसका नाम है? कन्नड़ साहित्य के 3 रत्नों में पहले तो है पंपा, दूसरे हैं पोन्ना और तीसरे हैं रन्ना। तो ये पोन्ना यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ? पोन्न, ठीक है। पोन्न और या पोन्ना कुछ भी बोलो, ठीक है। पोन्न और पंपा और इसके अलावा रन्ना। तो रन्ना जो हैं ये जनक हैं कन्नड़ साहित्य के। रन्ना जो है कन्नड़ साहित्य के जनक हैं। बाकी पोन्ना और पंपा ये दोनों और रन्ना, इन तीनों को मिला लें तो एक त्रिरत्न बनते हैं कन्नड़ साहित्य के, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही फेमस हैं। तो कन्नड़ भाषा के जो कवि हैं उनका नाम है पोन्ना। वो किस शासक के दरबार में रहते थे? तो कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। कृष्ण तृतीय का शासनकाल रहा 939 से 968 तक रहा है, ठीक है। 68 तक रहा है। और ये कृष्ण तृतीय जो है ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। किस वंश से भैया? राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है, अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? अल मसूदी इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। इंद्र तृतीय की बात की जाए तो ये वैसे तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था, लेकिन और पूछे अगर उत्तर भारत में तो आप देखेंगे अल मसूदी जो है उस समय महिपाल भी शासन कर रहा था, प्रतिहार वंश का शासक था, ठीक है। हालांकि इस प्रश्न में इंद्र तृतीय लगेगा। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किन शासकों के समय में हुआ था? एलोरा और एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण जो हुआ था या गुहा मंदिरों का जो निर्माण हुआ था वो राष्ट्रकूट शासकों के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आते हैं। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर के 34 गुफाएं हैं। 34 गुफाओं में से अगर बात की जाए तो इसमें 12 गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। इसके अलावा 17 जो गुफाएं हैं या जो मंदिर हैं वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं इन गुफाओं में, ठीक है। और 5 जो हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। क्लियर? मतलब 5 जो हैं वो जैन धर्म से रिलेटेड हैं, 12 जैन मतलब ही बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। आगे देखेंगे, एलोरा की गुफा में संख्या 1 से लेकर के गुफा संख्या 1 से लेकर के गुफा संख्या 12 तक किस धर्म की गुफा है? 1 से लेकर के 12 मैंने बताया था कि किसकी है, तो मतलब कि 12 गुफाएं किसकी हैं? 12 मंदिर या 12 गुफाएं बोली तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। यानी कि जो 12 गुफाएं एक संख्या 1 से लेकर के 12 संख्या तक का ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगर बात की जाए अगला अगला प्रश्न, गुफा संख्या 13 से लेकर के 20 तक किस धर्म के बारे में बताया गया है? वैसे 13 से लेकर के 29 तक 13 से लेकर के 29 तक जो बताया गया है ये हिंदू धर्म के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर जैनियों की बात की जाए तो आपका जितना बचा 29 यानी 30 से लेकर के और 34 तक, ठीक है। यानी 4 या 5 जो है ये जैनियों के बारे में बताएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को किस शासक ने नष्ट किया था? तो गोविंद तृतीय ने इसको नष्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आदि पुराण की रचना जो है किसने की है? आदि पुराण की रचना किसने की है? आदि पुराण वैसे सबसे बड़ी रचना मानी जाती है कन्नड़ साहित्य की। विक्रमांक अर्जुन अर्जुन विजय और विक्रमार्जुन विजय और आदि पुरुष आया सॉरी आदि पुराण, ये सबसे बड़ी रचनाएं मानी जाती हैं कन्नड़ साहित्य की, ठीक है। इसकी रचना करी थी जिनसेन ने। जिनसेन जो है जैन धर्म के दिगंबर शाखा से रिलेटेड एक मुनि है जिनसेन, ठीक है। अमोघ वर्ष के संरक्षण में या अमोघ वर्ष के संरक्षण में रहा पहली बार ये जिनसेन, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं अमोघ वर्ष, उन्हीं के शासनकाल में ये रहा। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? बढ़िया प्रश्न है। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य हैं। महावीराचार्य भी जैन गणितज्ञ हैं। 1850 ईस्वी में गणित सार संग्रह नाम की रचना लिखी। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, अमोघ वृत्ति के लेखक कौन है? बताइएगा, अमोघ वृत्ति के लेखक कौन है? अमोघ वृत्ति के लेखक हैं शक्तियाना।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिनसेन, शक्तियाना और महावीराचार्य किसके दरबार में रहते थे? तो ये सभी लोग अमोघवर्ष के दरबार में रहा करते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का शासक है अमोघवर्ष, ध्यान रखिएगा। अमोघवर्ष ने और बहुत ही फेमस शासक है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रतापी शासक। अगला प्रश्न, विद्वानों का संरक्षक। अमोघवर्ष ने किस नदी में जल समाधि लेकर के अपने जीवन का अंत किया था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया हुआ, बताएं। प्रश्न है, अमोघवर्ष ने किस नदी में जल समाधि लेकर के अपने जीवन का अंत किया था? तो तुंगभद्रा नदी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में किस शासक को हरा करके राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी? तो राष्ट्रकूट शासक थे उस समय कर्क, उन्हीं को हरा करके कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में ये इसकी स्थापना करी थी चालुक्य वंश की, कल्याणी के। वो था कर्क, ऑप्शन नंबर कर्क को हराया था। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर या चालुक्य मंदिर का मतलब कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर या जैन मंदिर जो स्थित है वो राजस्थान में एक जिला पड़ता है माउंट आबू, उसी माउंट आबू जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। प्रश्न है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? बताइएगा, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था भैया? आप सभी को पता होगा हर्षवर्धन किससे पराजित होता? दक्षिण भारत का एक शासक था, उसका नाम क्या था? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया गया था हर्षवर्धन को, और 612 से लेकर के 630 के बीच में या 34 के बीच में एक प्रकार से युद्ध हुआ पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में, जिसमें विजयी रहा पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन पराजित हुए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 610 ईस्वी से लेकर के 642 ईस्वी तक शासन किया है पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी? श्री वल्लभ उपाधि जो थी ये चालुक्यों की विशेषता हुआ करती थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था भैया? फटाफट से आप बताएंगे। हर्षवर्धन को चालुक्य नरेश जो है पुलकेशिन सेकंड ने या पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए, चालुक्यों ने। एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कीर्ति का विवरण देता है? एहोल अभिलेख सबसे पहले जानिए, रवि कीर्ति एक बड़े अच्छे विद्वान थे, उन्होंने लिखा था, और ये एक प्रकार से रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, उसकी कीर्ति के बारे में विवरण देता है। पुलकेशिन सेकंड, चालुक्य नरेश। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। एहोल अभिलेख आगे है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्रोत में हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन मिलता है? किसमें मिलता है भैया? तो देखिए, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख उसमें भी, और ह्वेनसांग का यात्रा विवरण जो हुआ है उसमें भी। चूंकि ह्वेनसांग जब हर्षवर्धन था उसी समय भारत आया था, तो दो, यानी कि इसमें सी और डी ऑप्शन में कहीं दिया हो तो ही करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन में दिया, सी एंड डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, जो ये एहोल अभिलेख है ये कहाँ पर लिखा है? ये बढ़िया प्रश्न है। एहोल अभिलेख कहाँ पर लिखा है? तो कर्नाटक में एक स्थान पड़ता है, कर्नाटक में जो है सॉरी, कर्नाटक में एक मंदिर है मेगुती जैन मंदिर। मेगुती जैन मंदिर में बड़ी बड़ी दीवारें हैं, उन्हीं दीवारों पर ये अभिलेख लिखा गया था, ठीक है। एहोल अभिलेख जो कि रवि कीर्ति ने लिखा था, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में विवरण देता है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? बताएं। तो चालुक्य, सॉरी किसमें, प्रश्न क्या पूछा गया है? चालुक्य, बिल्कुल, महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए, चालुक्यों ने पद शुरू किया। अगला प्रश्न, किसके अंदर प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी? बिल्कुल, चालुक्यों में ही थी। अगला प्रश्न, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय ही था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? चालुक्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था दक्षिण में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य शासक ने करवाया था। कल्याणी के चालुक्य शासक थे, उनका नाम था विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। कल्याणी के चालुक्य वंश से रिलेटेड हैं, ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय।
अगला प्रश्न, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था ये पल्लव शासक है, पल्लवों का सबसे फेमस शासक है पल्लव में, ठीक है। इसने पराजित किया था किसको? चालुक्य के शासक थे राजा पुलकेशिन द्वितीय, उनको पराजित किया था। और पुलकेशिन द्वितीय ने सबसे फेमस शासक उत्तर भारत के हर्षवर्धन, उनको पराजित किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। नरसिंह वर्मन ने किसको पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया? हर्षवर्धन को। ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध कवि बिल्हड़ किसका राज दरबारी कवि था? विक्रमादित्य षष्ठम का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, किस चोल शासक ने पांड्यों की राजधानी मथुरा पर अधिकार कर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की? बताएं किन शासकों ने ऐसा किया? तो परांतक प्रथम ने किया। परांतक प्रथम जो था ये पांड्य शासक था। मतलब कि राज सिंह तृतीय को हरा करके ये एक प्रकार से गद्दी पर बैठा था। परांतक प्रथम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुंदर चोल के नाम से जाना गया। सुंदर चोल के नाम से परांतक द्वितीय को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 957 से लेकर के 973 तक शासन किया। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने परांतक प्रथम को युद्ध में परास्त करके चोलों को अस्थायी रूप से हानि पहुंचाई थी? तो कृष्ण द्वितीय ने हराया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, चोल राज्य के वास्तविक संस्थापक अरमोली को और किस नाम से जाना जाता है? तो अरमोली को एक मूवी अभी बनी हुई होगी, उस पर अगर आप PS1 PS2 आप दोनों मूवी देख लीजिएगा, तो इसी चोल राज्य के वास्तविक संस्थापक अरिमोली पर ही आधारित ये मूवी है, ठीक है। तो अरिमोल को राजराज प्रथम, जयगोंड और जो है मुम्माद चोल देव के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके किस हिस्से पर अधिकार कर लिया था और उसका नाम मुम्माडी चोल मंडल रखा? बताएं उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया था श्रीलंका के। अगला प्रश्न, राजराज प्रथम ने निम्नलिखित में से मतलब किन किन द्वीपों को जीता था? मालदीव, लक्षद्वीप, इन दोनों द्वीपों को जीता था, सी ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, राजराज प्रथम ने किन उद्देश्यों से प्रेरित होकर के चेरों, पांड्यों एवं श्रीलंका के शासकों को पराजित किया था? तो ये एक प्रकार से जो है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में रखने और चीन वाले मतलब चीन जाने वाले समुद्री मार्ग को उन्मुक्त करने के उद्देश्य से इसने रखा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराजित किया था अन्य देशों को। अगला प्रश्न, राजराज प्रथम का महानतम ऐतिहासिक योगदान क्या था? राजराज प्रथम का महानतम ऐतिहासिक योगदान ये था कि अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ लिखवाने की परंपरा की शुरुआत इसी ने करवाई थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शैवमता अनुयायी होने के कारण से राजराज ने निम्नलिखित उपाधियों में से किसे धारण किया था? चूंकि भगवान शंकर का पुजारी था इसलिए इसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण करी थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजराज प्रथम ने किस विदेशी शासक को नागपट्टन में एक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दी थी? बताएं तो किसको दिया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बहुत बढ़िया। शैलेंद्र शासक विजयो तुंगवर्मन को, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गंगवंश की पूर्वी शाखा ने कहाँ पर शासन किया था? तो गंगवंश की पूर्वी शाखा ने जानते कहाँ पर शासन किया था? बताएंगे गंगवंश की पूर्वी शाखा ने शासन किया था कहाँ पर भैया? कलिंग पर 5वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गंग वंश की पश्चिमी शाखा ने कहाँ पर शासन किया था? गंग वंश की पश्चिमी शाखा ने मैसूर और कावेरी पर शासन किया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पश्चिमी गंग वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? पश्चिमी गंग वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था माधव प्रथम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माधव प्रथम जो है ये जो है पश्चिमी गंग वंश का संस्थापक भी रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न, पश्चिमी गंग वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और वीर शासक कौन था? तो कौन था भैया? दुर्विनीति, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारवी रचित किरातार्जुनियम पर टीका लिखने वाला गंग वंशी शासक कौन था? तो कौन था भाई जिसने किरातार्जुनियम पर संस्कृत में टीका लिखी, मतलब कि वो किसने टीका लिखी थी? दुर्विनीत ने ही लिखी थी, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, बृहत कथा 85 ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? तो इसको भी दुर्विनीत ने ही किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, इसमें बृहत कथा 85 ग्रंथ जो है, इसमें 1 लाख श्लोक हैं लगभग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी रचना करी थी बृहत कथा 85 में, इसकी रचना करी थी गुणाढ़ नाम के ऋषि ने। अगला प्रश्न है, पल्लवों और राष्ट्रकूटों को पराजित करने वाला गंगवंशीय शासक कौन था? तो वो कौन था? श्री पुरुष। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूमि अनुदानों के लिए इतिहास में किस वंश के शासक सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो गंग वंश के शासक सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी गंग वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो पश्चिमी गंग वंश के पतन का मुख्य कारण था पारिवारिक कलह। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जैन व्याकरण पूंजीवाद किसका शिष्य था? जैन व्याकरण पूंजीवाद जो था, ये दुर्विनीत का शिष्य था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शब्दावतार नामक ग्रंथ की रचना किसने करी थी? शब्दावतार नामक ग्रंथ की रचना करी थी दुर्विनीत ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। संस्कृत के प्रख्यात कवि भारवी का संरक्षक कौन था? दुर्विनीत ही था, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बाण नरेश जगदेक जगदे कमल को पराजित करने वाला गंग वंशीय शासक कौन था? तो कौन था? श्री पुरुष था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त है, आ चुका है परीक्षा में आपके। प्रश्न है भैया, काकतीय वंश के किस शासक ने चक्रकोट को अपने राज्य की राजधानी बनाया था? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो चक्रकोट को अपने राज्य की राजधानी किस काकतीय वंश के शासक ने बनाया था? तो पुरुषोत्तम देव ने बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी राजधानी काकतीय वंश की कहाँ थी? वारंगल हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, बस्तर को अपने राज्य की राजधानी के रूप में किस काकतीय वंश के शासक ने बनाई थी? बताएं, बस्तर को किसने बनाया था? तो दिक्पाल देव ने बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है दिक्पाल देव। बाकी जो है अन्नम देव ने एक प्रकार से उसको राजधानी बनाई थी, ठीक है। अन्नम देव ने भी बनाई और दिक्पाल देव ने भी बनाई। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, काकतीय वंश के किस शासक ने जो है जगदलपुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया था? बताएं, तो जगदलपुर को अपने राज्य की राजधानी किस काकतीय वंश के शासक ने बनाया था? दलपत देव ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काकतीय वंश के स्वतंत्र शासक के रूप में निम्न शासक थे? भैरम देव, अन्नम देव और पुरुषोत्तम देव, तीनों थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। काकतीय वंश के अंतर्गत मराठाधीन शासक निम्न थे? काकतीय वंश के अंतर्गत मराठाओं के अंतर्गत जो शासक थे वो थे दरियादेव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, काकतीय वंश के अंतर्गत आंग्ल मराठाधीन शासक कौन थे? आंग्ल मराठाधीन जो शासक थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? काकतीय वंश के अंतर्गत आंग्ल मराठाधीन शासक जो थे, उनमें भूपाल देव और महिपाल देव का नाम आता है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, काकतीय वंश के अंतर्गत ब्रिटिश अधीन शासक कौन थे? ब्रिटिश अधीन शासकों में भैरम देव और रुद्र प्रताप देव। ऑप्शन नंबर इसका ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव किस शताब्दी के अंतर्गत थे? बताएं। तो काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव जो थे 13वीं शताब्दी के अंतर्गत थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किस काकतीय शासक ने करवाया था? दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो अन्नम देव ने ही करवाया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नाम के स्थान पर स्थित है। 14वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनवाया गया था। और दंतेश्वरी जो देवी हैं ये कुल देवी हुआ करती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। काकतीय शासकों की कुल देवी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, वो अन्नम देव ने बनवाया था। जो है चालुक्य वंश या चालकी वंश को किस और नाम से जाना जाता है? बताएं। चालकी वंश को काकतीय वंश के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, काकतीय शासक भैरम देव का शासनकाल निम्न है। तो काकतीय शासक भैरम देव का शासनकाल 1410 से 1468 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। काकतीय वंश के भैरम देव के अगला शासक कौन था उसके बाद में? काकतीय वंश के शासकों में भैरम देव के बाद में जो था वो कौन सा था? पुरुषोत्तम देव, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस काकतीय शासक ने जो है मानधोता से चक्रकोट की को अपनी राजधानी बनाई थी? तो पुरुषोत्तम देव ने बनाई थी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में सबसे पहला नाम आता है किसका? कोची और दक्षिण खेतान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, मलाया में हिंदू राज्य की स्थापना किसने करी थी? मलाया में हिंदू राज्य की स्थापना करी थी शैलेंद्र ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, सुमात्रा एक द्वीप है, सुमात्रा में 4वीं शताब्दी में किस राजा ने श्री विजय साम्राज्य की स्थापना करी थी? तो श्री विजय ने ही करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मलक्का के हिंदू राज्य की स्थापना कब की गई? मलक्का में हिंदू राज्य की स्थापना या मलक्का में हिंदू राज्य की स्थापना 15वीं शताब्दी में की गई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आनंद मंदिर पगान किस राज्य में स्थित है? आनंद मंदिर पगन जो है, पगान किस राज्य में स्थित है? बर्मा यानी म्यांमार में स्थित है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये मंदिर, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो है ये कंबोडिया में स्थित है। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंकोर वाट के विष्णु मंदिर की स्थापना किस शासक ने करी थी? तो अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किया था किसने? सूर्यवर्मन सेकंड ने करा था। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शैलेंद्र साम्राज्य ने डैश के साथ यानी किस शासक के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया था? तो शासक का क्या नाम है? पाल शासक और चोल शासकों सबसे शैलेंद्र ने साम्राज्य के साथ मतलब कि चोल साम्राज्य और पाल साम्राज्य के शासकों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया था। ये बात ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, शैलेंद्र शासकों ने धर्म का प्रश्रय यानी किस धर्म का प्रश्रय लिया था? तो हीनयान बौद्ध धर्म की शाखा का प्रश्रय लिया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने 100 से अधिक प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे और इसी तरीके से मैं हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।